नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ सीए निशा शर्मा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्रीजी कॉमर्स क्लासेस, जहाँ पर हम ऑडिट रिपोर्ट 2024 की ऑडिट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं एंड क्लॉज वाइज एक्सप्लेनेशन अलोंग विद सेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉजेज 33 टू 44। आप भी मेरे साथ अपनी रिपोर्ट के क्लॉजेज 33 एंड 44 सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्लॉज 33 जो कि डील करता है सेक्शन वाइज डिटेल्स ऑफ डिडक्शन इफ एनी एडमिसिबल अंडर चैप्टर 6A और चैप्टर 3। देखिए चैप्टर 6A जो है वो डील करता है हमारी 80C से 80U तक की डिडक्शंस के साथ। उसके अलावा आपको पूछा गया है अगर आपके ऊपर येस एप्लीकेबल है, आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, तो आप ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। येस करने के बाद ऐड डिटेल पे क्लिक करते ही आपसे वो सेक्शन वाइज डिटेल पूछेगा। आपको यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप 80C की डिडक्शन ले रहे हैं बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो आपको 80C सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट आपने एज अ डिडक्शन क्लेम किया है, और उसको ऐड कर देना है। आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एडिट दिखाई जाएगी। और अगर आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, मतलब अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका एडिट का बटन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपने सेव कर लेनी है एंड सेव करते ही आप नेक्स्ट क्लॉज पे मूव कर जाएंगे जो कि है 34। क्लॉज 34 मेनली डील करता है टीडीएस की कंप्लायंसेस के साथ, तो इसको आपने बहुत ही ध्यान से फिल करना है। जैसे कि 34A में पूछा गया है वेदर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर बी और बीबी, प्लीज फर्निश। अब देखिए यहाँ पर आपने एक चीज को मेंशन जरूर करना है दैट आपने टीडीएस अगर डिडक्ट किया है एंड टीसीएस अगर कलेक्ट किया है, तो दोनों की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर येस और नो का बटन क्लिक करेंगे। अगर येस है तो येस, अगर आपने टीडीएस ड्यूरिंग द ईयर नहीं डिडक्ट किया है, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, तो आप यहाँ पर नो मेंशन करेंगे। डाउनलोड एक्सेल टेम्पलेट करके आप यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं रिगार्डिंग द अमाउंट एंड नेचर ऑफ पेमेंट जिस पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर क्लॉज 34A का जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड करके रखा है, जहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हमसे टैन नंबर पूछा गया है पार्टी का। बीइंग एन ऑडिटर आपने यहाँ पर टैन मेंशन करना है, सेक्शन किस सेक्शन में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। अगर आप सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो 192, अगर आप इंटरेस्ट डिविडेंड पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो 193, 194, 194A आ जाएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट पे डिस्कस कर रहे हैं 94C आ जाएगा। नेचर ऑफ पेमेंट में आप डिस्क्रिप्शन देंगे पेमेंट की। टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट और रिसीट ऑफ नेचर स्पेसिफाइड इन कॉलम 3। टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट टीडीएस एंड रिसीट टीसीएस के लिए एप्लीकेबल है, जितना अमाउंट आपने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर। टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड, जितने अमाउंट पे टोटल अमाउंट पे टीडीएस रिक्वायर्ड था, जितना डिडक्ट करना बनता था। टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड और कलेक्टेड एट स्पेसिफाइड रेट आउट ऑफ 5। अब अगर देखिए जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर सिमिलर वैल्यूज ही भरें, आपने स्क्रूटनी या रिव्यू यही करना है दैट आपके अकॉर्डिंगली जिस अमाउंट पे टीडीएस रिक्वायर्ड था डिडक्ट करना या टीसीएस कलेक्ट करना, वो अमाउंट यहाँ पर आनी चाहिए, और जिस अमाउंट पे एक्चुअली में टीडीएस डिडक्ट या टीसीएस कलेक्ट किया गया है वो अमाउंट आप कॉलम नंबर 6 में मेंशन करेंगे। अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड आउट ऑफ 6। अब जो अमाउंट है जिस पे टीडीएस डिडक्ट करना बनता था, उस पे एक्चुअल में टीडीएस डिडक्ट या टीसीएस कितना कलेक्ट किया गया है। टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड और कलेक्टेड एट लेस देन स्पेसिफाइड रेट, जितना रेट बताया गया है
अगर अंडर सेक्शन आपको 2% बताया गया है तो आप 2% पे डिडक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने लेस देन स्पेसिफाइड रेट मतलब 1% पे डिडक्ट कर लिया है, अब टीडीएस ऑन रेंट है अंडर सेक्शन 194 आए, वहां पर अगर 10% टीडीएस डिडक्ट करने की प्रोविजन है और आपने 5% डिडक्ट कर लिया है तो आप उस अमाउंट को यहाँ पर मेंशन करेंगे। अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड ऑन 8, जो अमाउंट आप यहाँ पर टोटल, यहाँ पर आपने टोटल अमाउंट मेंशन करना है, ना कि टीडीएस का अमाउंट। टीडीएस का अमाउंट हम कॉलम नंबर 9 में मेंशन करेंगे उस अमाउंट पे जो कि लेस देन स्पेसिफाइड रेट पे डिडक्ट किया गया है। 10 नंबर कॉलम में आप मेंशन करेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड नॉट डिपॉजिटेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अगर आपने कोई टैक्स डिडक्ट कर लिया है या टीसीएस कलेक्ट कर लिया है, लेकिन विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड आपने वो विद गवर्नमेंट डिपॉजिट नहीं करवाया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपने कॉलम नंबर 10 में मेंशन करनी है। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर दोबारा बता दूं दैट जब आप इस फाइल को पूरी तरह प्रिपेयर कर लेंगे तो इसको आपने सेव एज करना है एज CSV फाइल। जी हाँ, आप इसको सेव एज करेंगे एज CSV फाइल, क्योंकि अगर आप इसको CSV फाइल नहीं सेव करते हैं तो ये फाइल आपकी सपोर्ट नहीं की जाएगी बाय ई फाइलिंग यूटिलिटी और वहां पर अपलोड नहीं होगी। तो आप यहाँ पर सारा डेटा फिल करने के बाद ई फाइलिंग यूटिलिटी पे जाएंगे और अपलोड CSV पे क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा फाइल का नाम। आप डेस्कटॉप पे जो आपने CSV फाइल सेव की होगी उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और आपकी CSV फाइल जो है वो अपने आप यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। सो 34B डील करता है वेदर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और टैक्स कलेक्टेड। अब आपने इंफॉर्मेशन दे दी है 34A में दैट किस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना बनता था, ड्यू था, और कितना अमाउंट ऑफ टीडीएस एक्चुअल में डिडक्ट किया गया है और कौन सा अमाउंट विद गवर्नमेंट डिपॉजिट नहीं करवाया गया। अब इसकी समरी या इसकी इंफॉर्मेशन या डिटेल हम देते हैं जब हम टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं। तो यहाँ पर आपसे कुछ वैसा ही पूछा गया है दैट क्या असेसी रिक्वायर्ड है अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर यस तो आप यहाँ पर यस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर ये क्लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल है दैट आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हैं, ऑब्वियसली अगर आपने ऊपर वाला ऑप्शन यस क्लिक किया है तो आप नीचे वाला भी यस ही करेंगे, क्योंकि अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, टीसीएस कलेक्ट किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वाइड रिटर्न आप देंगे। तो अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यस कीजिए। जब आप यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल टेम्पलेट करेंगे तो अगेन आपका जो एक्सेल टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप देख सकते हैं दैट अगर आपका एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड हो जाता है तो आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को खोलकर यहाँ पर देख सकते हैं दैट 34B में आपको दिया गया है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिटर्न। सबसे पहला कॉलम है टीडीएस या टीसीएस नंबर, मतलब आपका टैन नंबर, आपने कौन सी रिटर्न फाइल की है। ठीक है, सबसे पहले टाइप ऑफ फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, अगर गवर्नमेंट एंटिटीज हैं तो 24G, अगर आप सैलरी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 24Q, और अगर आप इंटरेस्ट अदर देन सैलरी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 26Q आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की है, उस पर आपने टीडीएस डिडक्ट किया था तो उसके लिए आप 26Q भी मेंशन करेंगे। तो ऐसे ही जिस जिस पर्टिकुलर सेक्शन में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उस पर्टिकुलर सेक्शन की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न क्या थी वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ पर आपको फॉर्मेट जो है वो ईयर मंथ डेट का दिया गया है, तो फॉर्मेट भरते टाइम आप ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ फर्निशिंग इफ फर्निश्ड, अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल की है तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपने यहाँ पर कॉलम नंबर 4 में मेंशन करनी है। Whether the statement of tax deducted or collected contains information about all detailed transactions which are required to be reported। आपने जो टीडीएस रिटर्न फाइल की है या टीसीएस रिटर्न फाइल की है, क्या उसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड हैं जो रिपोर्ट होनी चाहिए थी। आप इसको अगर ड्रैग ड्रॉप ऑप्शन में देखेंगे तो यस या नो का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप अपनी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है आपके पास उसके हिसाब से यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज फर्निश लिस्ट ऑफ डिटेल ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिपोर्टेड, अगर आप यहाँ पर नो क्लिक करते हैं मतलब नो चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है दैट कौन सी डिटेल्स या ट्रांजेक्शन है जो कि आपने रिटर्न में मेंशन नहीं की हैं। अगेन आप इसको सेव करेंगे जब, तो आप इसको सेव एज करेंगे CSV फाइल, और CSV फाइल
जब इसको सेव करेंगे तो ही ई फाइलिंग यूटिलिटी इस फाइल को सपोर्ट करेगी और वहां पर अपलोड करेगी। तो इसको सेव करने के बाद आपने जाना है ई फाइलिंग यूटिलिटी पर, अपलोड सीएसवी को सिलेक्ट करना है और आपकी सेव्ड फाइल को यहाँ पर अपलोड करते ही आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है वेदर द असेसी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 201(1)(a और सेक्शन 206(c) सबसेक्शन 7। सेक्शन 201(1)(a जो है वो रिलेट करता है टीडीएस के साथ और 206(c)(7) रिलेट करता है टीसीएस के साथ। अगर आपने टाइमली अपना टीडीएस या टीसीएस डिपॉजिट और कलेक्ट नहीं किया, या आपने कलेक्ट तो कर लिया था या टीडीएस जो है वो डिडक्ट तो कर लिया था, लेकिन आपने विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस सेक्शंस डिपॉजिट नहीं करवाया है विद गवर्नमेंट, तो आपको इंटरेस्ट देना है इन केस ऑफ टीडीएस 1%, अगर टीडीएस डिडक्ट ही नहीं हुआ और अगर डिपॉजिट नहीं हुआ तो 1.5% फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और 206C मतलब टीसीएस अगर आपने कलेक्ट कर लिया था लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाया, टीसीएस आपने कलेक्ट ही नहीं किया, दोनों ही केसेस में 1% फॉर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, जिसमें कि अभी रिसेंट अमेंडमेंट आई है कि अब टीसीएस का रेट भी बढ़ाकर 1.5% कर दिया गया है, जिससे रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो कमिंग बैक टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, अभी तक जो टीसीएस का रेट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा वो 1% ही रहेगा। तो उस इंटरेस्ट की डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर यस है तो आप यस चूज कीजिए, नो है तो नो चूज कीजिए, नॉट एप्लीकेबल भी चूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर यस चूज करेंगे तो देखिए नीचे ऐड डिटेल का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगेन यहाँ पर एक्सेल टेम्पलेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप इसमें इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और एक बात आपने यहाँ पर ये याद रखनी है दैट आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी इंटरेस्ट आपने अंडर दिस सेक्शन जो है वो पे किया है या पेबल था। आप 31 मार्च को जो इंटरेस्ट ड्यू है सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे, ड्यूरिंग द ईयर जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है उस सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी जरूरी है। जब आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूरी तरह फिल कर देंगे तो अगेन आपका सेव का बटन एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आप सेव पे क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वहां पर आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लॉज जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज क्लॉज 35। क्लॉज 35 पर आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी जहां पर बीइंग अ ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आपसे पूछा जाएगा क्वांटिटेटिव डिटेल के बारे में जो आपने प्रिंसिपल आइटम्स ट्रेड की हैं या मैन्युफैक्चर की हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात यह है दैट क्वांटिटेटिव डिटेल आप प्रिंसिपल आइटम्स की देंगे। पैटी आइटम्स जो कि आप कह सकते हैं 10% से कम है ऑफ योर कंजम्पशन परचेजेस या टर्नओवर, तो उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी नहीं है इन केस ऑफ ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। एंड सेकेंडली आप ये देखेंगे दैट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कभी कभी जो आप इनपुट यूज़ करते हैं उसकी जो मेजरमेंट है, मेजरिंग यूनिट है वो अलग होती है, एंड जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है उसकी जो यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो अलग होती हैं, मतलब उनके जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं वो अलग होते हैं। तो इन केस अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के केस में पॉसिबल नहीं है टू मेंशन ऑल द डिटेल ऑफ इनपुट्स, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स या शॉर्टेज, तो बीइंग एन ऑडिटर आपने ये फैक्ट यहाँ पर डिस्क्लोज करना है अपनी रिपोर्ट में। एंड अगर पॉसिबल है तो आप उसकी डिटेल रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लॉज आ जाता है दैट इज क्लॉज 36A। अब देखिए जो क्लॉज 36A है वो डील करता है वेदर द असेसी हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट in the nature of dividend as referred to in sub clause E of clause 22 of section 2। section 2 subsection 22 clause E डील करता है डीम्ड डिविडेंड के साथ। डीम्ड डिविडेंड की प्रोविजन एप्लीकेबल होती है जब आपको बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन्स या एडवांसेस दिए गए हैं बाय अ कंपनी, उन लोन्स और एडवांसेस को डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में रखा गया है। और 21 के बाद जो अमेंडमेंट आई है उसके अकॉर्डिंगली डीम्ड डिविडेंड पे जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो कंपनी पे नहीं करेगी, वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट। जैसे कि शेयर होल्डर को अगर डीम्ड डिविडेंड मिला है तो उस केस में शेयर होल्डर ही उस पे टैक्स पे करेगा।
मतलब अगर कंपनी ने लोन्स या एडवांसेस दिए हैं टू इट्स शेयर होल्डर तो उसको कंसिडर किया जाएगा डीम्ड डिविडेंड। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर बिजनेस ही मनी लेंडिंग का कर रही है तो उस केस में डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। खर्चा दिया गया है डायरेक्टर या एम्प्लॉय को टू इनकर द एक्सपेंडिचर्स, तो उन केसेस में भी इनको डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। डीम्ड डिविडेंड की रिपोर्टिंग के बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट क्लॉज पे, जो कि है क्लॉज 37, जहां पर आपने येस नो की ऑप्शन ही सिलेक्ट करनी है। ड्यूरिंग द ईयर क्या आपके ऊपर कोई कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट हुआ है? अगर हुआ है तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नो सिलेक्ट करेंगे। आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो मे बी आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जाते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे, जो कि है क्लॉज 38। अब क्लॉज 38 में पूछा गया है दैट क्या सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के तहत आपके ऊपर कोई ऑडिट हुआ है? अगर यस है तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, अगेन नो है तो नो सिलेक्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल के केस में आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। 39 क्लॉज में आपसे पूछा गया है वेदर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 72A ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994। अब फाइनेंस एक्ट 1994 का सेक्शन 72A डील करता है विद स्पेशल ऑडिट। अगर ऑन द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर स्पेशल ऑडिट कंडक्ट किया गया है आपकी एंटरप्राइज पे तो आपने यहाँ पर येस की ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, अगर नहीं किया गया तो नो, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे और सेव करके वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लॉज हमारे पास आ जाता है क्लॉज 40। क्लॉज 40 डील करता है वेरियस रेशियोज के साथ, जहां पर आपने कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फिल करनी है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है दैट आपने प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर जैसे कि 22-23 की फिगर्स भी यहाँ पे डालनी है और 23-24 की फिगर आप डालेंगे प्रीवियस ईयर के कॉलम में। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को कंसिडर करना है, उससे रेफरेंस लेनी है। प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर की जो टर्नओवर है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे और टोटल टर्नओवर ऑफ असेसी जो प्रीवियस ईयर मतलब 23-24 की है वो आप इस कॉलम में मेंशन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो अगर आप डालेंगे तो यहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे कितना था डिवाइडेड बाय टर्नओवर। ठीक है, आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मेंशन करना, आप यहाँ पर रेशो मेंशन कर रहे हैं तो जीपी डिवाइडेड बाय टर्नओवर करके जितना आ रहा है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसी तरह प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर का आप रिस्पेक्टिव कॉलम में मेंशन करेंगे। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर, अगेन आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर लिखेंगे एंड जो प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर का है वो यहाँ पर आएगा। रेशियोज में लिख सकते हैं, इनटू 100 करेंगे तो वो परसेंटेज में चला जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड डिवाइडेड बाय टर्नओवर, मतलब जितना आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक इन ट्रेड दिखा रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हैं, डिवाइडेड बाय टर्नओवर करेंगे तो उसकी रेशियो इस पर्टिकुलर कॉलम में आएगी। एंड अगर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की तो आप इस कॉलम में दिखाएंगे। मटेरियल कंज्यूम्ड ओवर फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रही है तो आप ई कॉलम फिल करेंगे। रेशियोज वाला जो कॉलम है वो प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं तो उस केस में आप ये वाला स्किप करेंगे कॉलम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लॉज नंबर 42 पर। क्लॉज नंबर 42 डील करता है वेदर द असेसर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 61, 61A, 61B। जो फॉर्म इस क्लॉज में दिए गए हैं वो रिलेट करते हैं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ, मतलब एसएफटी के साथ। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं सेक्शन 285 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें ये कुछ ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग जो है वो जरूरी बताई गई है अगर आप स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड करते हैं। इसके ऊपर भी एक फुल वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं दैट कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके लिए ये फॉर्म 61, 61A, 61B रिक्वायर्ड है। तो असेसी ने क्या ड्यूरिंग द ईयर वो फिल किया है या नहीं, बीइंग एन ऑडिटर आपने इसको रिव्यू करना है। आ जाएंगे क्लॉज नंबर 43 पे। क्लॉज नंबर 43 जो है वो डील करता है वेदर द असेसी और इट्स पेरेंट एंटिटी और अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इज लायबल टू फर्निश द रिपोर्ट एज रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 286। आप देखिए सेक्शन 286 सबसेक्शन 2 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा अगर आप पार्ट हैं किसी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एंटिटी का एंड उस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एंटिटी की जो पेरेंट एंटिटी है दैट इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। उस केस में आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी
ज़रूरी है। और अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो आप नो ही सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव करके आप बाहर आ जाएंगे। जैसे ही आप बाहर आएंगे आप आ जाएंगे नेक्स्ट क्लॉज पे, जो कि डील करता है ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो आपने ये जो क्लॉज है उसको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। तो आप ऐड डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंडिचर्स आपने क्लेम किए हैं, एक्सपेंडिचर साइड पे डाले हैं, उनका ब्रेकअप पूछा गया है फ्रॉम जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जितने आपने पूरे साल में किए हैं उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर ब्रेकअप क्या है, रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। वो वाले एक्सपेंसेस जो उन गुड्स या सर्विसेज से रिलेट करते हैं जो कि जीएसटी में से एग्जम्प्ट कैटेगरी में डाली गई हैं, उनकी जो अमाउंट है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम, अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस ऐसे किए हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम ले चुके डीलर्स के साथ इनकर हुए हैं, मतलब जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं उन डीलर्स को आपने कुछ पेमेंट की है एज एन एक्सपेंडिचर, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज, जीएसटी में जो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं आपने रजिस्टर्ड डीलर को एक्सपेंडिचर दिए हैं ड्यूरिंग द ईयर जीएसटी कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर टोटल पेमेंट आ जाएगी रजिस्टर्ड एंटिटीज की। अब देखिए रजिस्टर्ड एंटिटीज में कंपोजिशन डीलर भी हैं और रजिस्टर्ड एंटिटीज भी हैं। नीचे जो एक लास्ट कॉलम दिया गया है दैट इज अबाउट एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब जो एंटिटीज जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड हैं, तो उनकी भी एक्सपेंडिचर की डिटेल आपसे यहाँ पर मेंशन की गई है। तो आपने यहाँ पर सिर्फ वही एक्सपेंडिचर्स की डिटेल देनी है जो कि एज पर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 सप्लाई टेंट अमाउंट की जाती है, मतलब जिसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंसिडर करते हैं, उन एक्सपेंडिचर को ही आपने यहाँ पर मेंशन करना है। प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम आती हैं वो ये आती हैं दैट अगर आप पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या उसकी डिटेल आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो देखिए पार्टनर को जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं दैट इज नॉट रिलेटेड विद सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप मेंशन नहीं करेंगे। अदर एक्सपेंडिचर अदर देन या इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं तो उसको छोड़ के जो बाकी के एक्सपेंडिचर है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये थे हमारे सारे क्लॉजेस जहां पर हमने 1 से लेके 44 मतलब 1 to 44 तक के क्लॉजेस जो हैं उसकी डिटेल 1 by 1 डिस्कस की है। तो होप करती हूँ दैट आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स जो हैं वो यूजफुल लगे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लास्ट जो कॉलम है वो है अबाउट अकाउंटेंट डिटेल्स। अकाउंटेंट डिटेल्स मतलब प्रोफेशनल डिटेल जो सीए आपको ऑडिट कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ द फील्ड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली रीफिल्ड आएंगी क्योंकि आप 3CB में ऑटोमेटिकली अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल दे चुके हैं। यहाँ पर सारे के सारे जो आपके कॉलम्स हैं वो इनएक्टिव ही आएंगे। अगर आप इनमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप 3CB में जाकर अपने अकाउंटेंट मतलब सीए की डिटेल को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर वो डिटेल जो है वो चेंज मानी जाएगी। जब आप सेव का बटन क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी जो ऑडिट रिपोर्ट है फॉर्म 3CD है वो कंप्लीट माना जाएगा और आप इसको सेव करने के बाद अपनी फाइल अपने पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे या अपनी किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं और इनकम टैक्स की साइट पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इनमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप किसी भी क्लॉज को जब सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर मॉडिफिकेशन की प्रिविलेज या फैसिलिटी आ रही है, आप मॉडिफाई करेंगे तो आपको वो मॉडिफाई करने देगा। सारे फॉर्म्स को आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। तो ये थी आज हमारी लास्ट वीडियो ऑडिट सीरीज 2024 पे। होप करती हूँ आपके लिए ये फायदेमंद रहेगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।